अभी हम समझेंगे भारत की जो मृदा है उसकी क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान है। उन समस्याओं का क्या समाधान है वो हम समझेंगे। इंडियन सॉइल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अभी हम देख रहे हैं कि जो सॉइल है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और इन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम्स में हम सॉइल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, सॉइल की प्रॉब्लम्स में मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं वो है एक तो सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन या डिप्लेशन भी कहते हैं इसको, डिप्लेशन। इसको मृदा अवक्षय या मृदा अवनयन कहते हैं। तो सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डिप्लेशन, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है सॉइल का इरोजन, सॉइल इरोजन। तीसरी समस्या है सॉइल का अम्लीय होना या सॉइल में एसिडिक नेचर उसका, या फिर बेसिक नेचर, या फिर उसका सलाइन नेचर, लवणीय नेचर। तो ये सॉइल की समस्याएं हैं। अब एक एक करके हम सभी समस्या और उन समस्याओं के क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उनका हम किस तरह से उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन जो है उसको, सॉइल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है जो ग्रेडेशन है वो डाउन हो गया, जो उसका जो डिग्रेड हो गया, मतलब सॉइल का जो है जो पोषक तत्व जो उसमें है, सॉइल में जो विभिन्न पोषक तत्व जो होते हैं उन पोषक तत्वों में किसी भी प्रकार से कमी हो जाना ही सॉइल डिग्रेडेशन है। पोषक तत्वों की जब सॉइल में कमी हो सकती है तो उन पोषक तत्वों की कमी ना हो और उसमें उचित पोषक तत्व बने रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जो फसल है उसमें उन फसलों को रोटेट करते रहना चाहिए। फसल फसल जैसे कि मुख्य रूप से 3 फसल जो होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, उनमें उनमें इस तरह से फसलों का चुनाव करना चाहिए कि उनकी जो उर्वरता है, उस मृदा की उर्वरता है वो बनी रहे। जैसे कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन में ये डिग्रेडेशन की समस्या के समाधान अब हम देख रहे हैं। इन समाधानों में सबसे पहला समाधान है कि जो उसमें पोषक तत्व कम हो गए, तो पोषक तत्व इसलिए कम हो जाते हैं कई बार कि हम कई बार उन्हीं फसलों को दोहराते रहते हैं, तो वो जिन फसलों के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन पोषक तत्व वो फसल द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और मिट्टी में उन्हीं पोषक तत्व जो कुछ स्पेसिफिक जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है और उस फसलों की पैदावार में कमी आने लगती है। तो इसलिए हमें क्या है कि फसलों को चेंज करते रहना चाहिए और इस तरह से चेंज करना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन में, फसल चक्र में एक बार कम से कम दलहन की फसल की पैदावार करनी चाहिए। इसमें जिस तरह से कि हम देख सकते हैं, दलहन की तो क्यों करनी चाहिए एक बार ये देख लेते हैं। क्रॉप रोटेशन में जैसे हम 3 सीजन्स में फसल करते हैं तो उसमें से एक सीजन में हमें दलहन की फसल जरूर करनी चाहिए। उस दलहन में, क्योंकि जो दलहन होती है उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें रहती हैं और उन गांठों में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के बाद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को डायरेक्ट रूप से ग्रहण नहीं करते, जबकि वो नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम इन दलहन की जड़ों में जो पाए जाने वाले बैक्टीरियाज हैं वो करते हैं। अब इन दलहन की जड़ों में कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं
वो 2-3 कुछ हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक तो है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम। एक है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। तो कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये किस में चेंज करते हैं, नाइट्रेट में, चेंज करते हैं। और इस नाइट्रेट को जो हमारे जो ये वेजिटेशन जो ये या हमारी जो क्रॉप्स है वो ग्रहण कर लेती है, और उनकी वृद्धि होती है अच्छी तरह से। तो इसलिए दलहन की फसल साल में एक बार जरूरी होती है। और इसमें भी याद रखने की बात यह है कि मसूर की जो दाल होती है उसकी जड़ों में गांठें नहीं होती, तो मसूर इसका एक अपवाद है, वो नहीं है। बाकी सारी जो दालें हैं, चाहे वो मूंग हो, उड़द हो, चना हो, कोई सी भी जो हो, तो वो ऐसी जो है दलहन की आप पैदावार एक साल में किसी एक सीजन में कर सकते हो। इस क्रॉप रोटेशन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन के साथ में हम थोड़ी एक सीजन के लिए या 2 सीजन के लिए इसको फसल को हम क्या कर सकते हैं कि परती भी छोड़ सकते हैं, परती छोड़ सकते हैं फसल को, खेत को क्या छोड़ सकते हैं, परती छोड़ सकते हैं, जिससे कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स फिर से वो फर्टाइल हो जाए, हमारी जो सॉइल है वो फिर से फर्टाइल हो जाए, तो उसको परती भी छोड़ सकते हैं। परती के साथ साथ हम और भी क्या कर सकते हैं, इसमें हम मेड़बंदी भी कर सकते हैं। खेत में क्या होता है कि जो सॉइल है उसका अपरदन होता है, तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पानी के द्वारा बहकर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उन पोषक तत्वों की मृदा में कमी हो जाती है। तो हम मेड़बंदी भी कर सकते हैं, खेत पर। मेड़बंदी के अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक जो होता है वर्ड मल्चिंग हम कर सकते हैं उर्वरता को बनाए रखने के लिए। मल्च से बना है। मल्च का मतलब होता है MULCH। मल्च का मतलब होता है जो 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 फसल के जो डंठल होते हैं, जैसे कि सरसों है और सरसों को ऊपर से काट लेने के बाद जो उसकी जड़ें जो बचती हैं उसको डंठल बोलते हैं। तो ऐसे डंठलों को खेत में ही छोड़ देना चाहिए, और खेत में ही वो बाद में सड़ने गलने लगते हैं और उनकी एक अच्छी खाद बनती है, तो उससे भी उनमें खेतों में उर्वरता बनी रहती है। तो ऐसे डंठल जो हैं, जो मतलब फसलों के जो अवशिष्ट हैं, वो खेतों में ही छोड़ देने चाहिए, जिससे कि कुछ वहां पर पोषक तत्व वहां पर बने रहें और जो मृदा है उसकी उर्वरता बनी रहे। तो मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग का मतलब यही है, वो अवशिष्ट वहां पर खेतों में ही छोड़ देने चाहिए, तो वो मल्चिंग हो गया। मल्चिंग के बाद मेड़बंदी हो गया, परती हो गया, मल्चिंग हो गया। और हम एक उपाय ये भी इसमें अपना सकते हैं, जिस तरह से कि मेड़बंदी में हमने देखा था कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए या न्यूट्रिएंट्स को रोकने के लिए मेड़बंदी की, उसी तरीके से जो हिली एरियाज हैं या जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती की जाती है, परंतु वहाँ पर ढलान ज़्यादा है, तो उस ढलानी भूमि पर, जैसे कि कोई ये पर्वत है, इस पर ये ढलानी भूमि है, इस ढलानी भूमि पर क्या है कि हम खेती करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, पानी बारिश आएगी तो वो न्यूट्रिएंट्स तो बहकर चले जाएंगे, तो वहाँ पर अच्छी फसल नहीं हो सकती। इसलिए क्या किया जाता है कि यहाँ की ये जो भूमि है इसको समतल किया जाता है, इसको यहाँ से काट कर समतल किया जाता है चारों तरफ से, और समतल कर यहाँ पर इसके स्लोप को कम किया जाता है। जो ये स्लोप ऐसे है, इस स्लोप को कम किया जाता है। यहाँ पर स्लोप को कम करने के बाद फिर यहाँ पर खेती की जा सकती है। यहाँ पर फिर क्या की जा सकती है, खेती की जा सकती है। तो ये स्लोप को कम करने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोषक तत्व है वो बने रह सकते हैं। एक हम उपाय ये भी अपना सकते हैं, जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, ढलान वाले क्षेत्रों में जुताई इस तरह से करनी चाहिए कि जैसे मान लो कोई, अभी हम इसके बाद देखते हैं कि मान लो कोई, जैसे कि कोई ये जो क्षेत्र है ये इस पर इस तरह से ये है, ढलान है, इधर हम देख लेते हैं, ये है ये इसका ढलान इधर है, इसका ढलान इधर है, ये इसका ढलान है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस ढलान की दिशा में जुताई ना करते हुए हम इस तरह से जुताई करें,
इस तरह से जुताई करें कि अगर पानी का बहाव भी इधर हो, पानी का बहाव तो ढलान की दिशा में ही होगा, परंतु पानी का बहाव की विपरीत दिशा में अगर हमने जुताई करी है तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ पर बने रहेंगे और मृदा का अपरदन भी कम होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसमें हम जो 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 पोषक तत्व बने रहें, इसके लिए हम एक उपाय ये भी कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फार्म यील्ड मैन्योर। जो जो खेतों पर जो पशुओं के माध्यम से जो बनाया हुआ जो खाद है, वो बहुत अच्छा खाद होता है, जैविक खाद, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। उसमें क्या है कि एनपीके का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है, नाइट्रोजन फॉस्फेट और जो पोटेशियम की जो मात्रा है उनमें अच्छी रहती है। तो ये इससे वहाँ पर हम उन मृदा की उर्वरता बनाए रख सकते हैं। एनपीके का अच्छा अनुपात, इसको बोलते हैं फार्म यील्ड मैन्योर। और इसके साथ ही हम मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक जो खाद, जो केंचुओं से जो खाद बनती है, केंचुओ गोबर में जो केंचुए छोड़ दिए जाते हैं तो उनसे एक बहुत ही एक उर्वर खाद बनती है, और वो हम खेतों में डालें तो उससे उससे काफ़ी भूमि में काफ़ी उर्वरता आ जाती है, और पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधे और फसलों की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। ये वर्मी कंपोस्ट, जो उस खाद को बोलते हैं वर्मी वर्मी कंपोस्ट जो होती है, वर्मी कंपोस्ट है, तो ये खाद हो सकती है, ये बहुत ही उपयुक्त है। इसके साथ ही जो वनस्पति की जो सड़ने गलने से जो खाद बनती है उसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। तो हरी खाद, इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे जो है पोषक तत्वों में बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। तो इन सभी चीजों के माध्यम से क्या है कि मृदा में उर्वरता हम बनाए रख सकते हैं। तो ये तो हो गया सॉइल का डिग्रेडेशन का इलाज। ये उसका सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल डिप्लेशन जो है, मृदा अवक्षय या मृदा निम्नीकरण जो है, उसका सॉल्यूशन है। मृदा निम्नीकरण के अलावा मृदा में जो और समस्याएं हैं, उन समस्याओं में एक समस्या ये है कि मृदा का क्या हो जाता है, अपरदन। तो इसको वो कह सकते हैं हम कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होता है? सॉइल इरोजन ऐसे होता है कि इसमें हम एक तो होता है रेन ड्रॉप इरोजन। इसमें 3-4 तरह के इरोजन है, वो अभी हम देख लेते हैं। एक तो हम सबसे पहले जो होता है कि रेन ड्रॉप इरोजन, जो है कि अगर तेज तेज बारिश अगर होती है तो बारिश की बूंदों की वजह से जो मृदा में जो मृदा में जो अपरदन होता है, या इधर उधर जो होता है, वो मृदा इधर उधर होती है, तो उसको बोलते हैं हम रेन ड्रॉप इरोजन। रेन ड्रॉप इरोजन तेज बारिश की वजह से, तीव्र बौछार जब आती है जो जो बारिश की, तो उसकी वजह से जो होता है रेन ड्रॉप इरोजन। और जब मृदा की ऊपरी परत का जब इरोजन होता है तो उसको बोलते हैं सीट इरोजन। जब मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत है, ऊपरी परत है, वो उसका जब क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसका परिवहन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सीट इरोजन। उसको हम परत परत अपरदन के नाम से जानते हैं। परत अपरदन में क्या होता है कि जो ऊपरी जो मृदा है उसकी सतह का अपरदन हो जाता है। इसके अलावा जब मृदा का जब अपरदन होता है तो उसमें कुछ नलियां अगर बन जाए, कुछ 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 वाहिकाएं या कुछ नलिकाएं अगर के माध्यम से जैसे अपरदन होता है, तो उसको बोलते हैं रिल इरोजन। उसको बोलते हैं, इसमें छोटी छोटी नलियां, जैसे कि छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, उनके 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 द्वारा जब अपरदन हो रहा होता है तो उसको कहते हैं रिल इरोजन। रिल इरोजन। और ये जब छोटी छोटी नालियां जब बड़ी वृहद नालियों में बन जाती हैं तो उसको कहते हैं हम गुली इरोजन। इसको कहते हैं गुली गुली इरोजन या अवनालिका इरोजन, जो कि चंबल नदी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और बड़े बड़े नाले बन जाते हैं भूमि में, जो मृदा है उनके क्षेत्रों में बड़े बड़े नाले बन जाते हैं, पानी उनमें से बहता रहता है। तो इस तरह का जो इरोजन होता है, जैसे कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, मान लो ये कोई क्षेत्र है, इसमें क्या है, हम यहाँ पर समझेंगे कि इसमें है क्या, कि ये मान लो कि इसमें इसका स्लोप इधर है, और जब
पानी यहाँ पर जब वर्षा हुई तो जब छोटी छोटी नालियों के माध्यम से अगर ये पानी इधर आ रहा है तो ये तो हो गया रिल इरोजन। परंतु जब ये छोटी छोटी नालियाँ जब ये बड़ी हो जाती हैं, जब ये नालियाँ बड़ी हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं गुली इरोजन, जो कि चंबल नदी के क्षेत्र में हो रहा है। चंबल नदी के क्षेत्र में हो रहा है गुली इरोजन। और इसकी वजह से जो बड़े बड़े जो वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, उनको उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं रेवाइंस। उनको बोलते हैं रेवाइंस। उनको कहते हैं रेवाइंस। रेवाइंस को बोलते हैं बीहड़। तो वो बीहड़ क्षेत्र बन जाता है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं वहां पर, तो वो बीहड़ क्षेत्र है। और इसी से बनती है बैडलैंड टोपोग्राफी। उसको कहते हैं उत्खात उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण हो जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी ये चंबल नदी के जो सवाई माधोपुर धौलपुर के क्षेत्र हैं यहाँ पर विशेष रूप से ये देखने को मिलता है। और ये जो इरोजन है, अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? हम इसके उपाय को हम देखेंगे कि इसका उपाय क्या है। इरोजन तो हो गया, ये सोइल का इरोजन हो रहा है इस तरह से, तो इसका उपाय यही है कि जो अभी हमने पहले पढ़े थे कि इसमें हम यही कर सकते हैं कि मेड़बंदी हो गया, जो कि हमने पढ़ी ली अभी, मेड़बंदी है, या समोच्च रेखीय समोच्च रेखीय समोच्च रेखीय जो है, समोच्च रेखीय खेती है, समोच्च रेखीय खेती। इसके साथ में हम ये जो है कि ढाल ढाल के समकोण पर, जिधर ढाल है इधर ढाल है तो इधर समकोण पर जुताई होनी चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। और तो यही उपाय है इसके, तो मृदा अपरदन को इस तरह से ही रोक सकते हैं, जो कि हमने मृदा निम्नीकरण में पढ़े थे। इसके अलावा मृदा की जो और समस्याएं हैं, और समस्या ये है कि मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता और लवणीयता की समस्या, कि मृदा जो है, सॉइल जो है, उसमें उसकी जो नेचर है, जो कभी कभी क्या हो जाती है, जैसे कि हमने मृदा के जो क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जो शुष्क और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहां मृदा की प्रकृति कैसी होती है, वहां क्षारीय या लवणीय प्रकृति की मृदा होती है। क्षारीय लवणीय प्रकृति की जो मृदा होती है, और जो क्षेत्र आर्द्र और अति आर्द्र होते हैं, वहां पर मृदा की प्रकृति कैसी होती है? वहां पर मृदा की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है। तो ये जो मृदा की ये समस्या है, जब पीएच स्केल, पीएच अम्लीयता और क्षारीयता को नापने का जो स्केल होता है उसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 से और 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल। अब इसमें 0 से और 7 तक अगर ये पीएच की ये वैल्यू आती है किसी मृदा की, तो वो है अम्लीय, वो अम्लीय मृदा। और 7 से और अगर 8.5 तक का ये पीएच स्केल अगर आता है तो वो मृदा है कौन सी प्रकृति? उसकी लवणीय प्रकृति। और 8.5 से और 14 तक अगर उसका पीएच का वैल्यू आ रहा है किसी मृदा का, तो वो मृदा है क्षारीय प्रकृति। तो ये तीनों ही प्रकृति ये मतलब नुकसानदेह है, ये उपजाऊ नहीं है ये मृदा अगर इन तीनों कंडीशन में है। एक जो मृदा की जो उदासीन मृदा जो होती है, उसका जो है पीएच वैल्यू 7 के आसपास अगर रहता है तो ये मृदा ठीक है, ये सॉइल ठीक है। परंतु जो अम्लीय मृदा है, तो इसका क्या समाधान है? जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा किन क्षेत्रों में होगी? आप जान ही रहे हैं कि जो आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र है वहां पर है। तो 0 से 7 जिसकी पीएच है, 0 से 7 जिस मृदा की पीएच है उसको अम्लीय मृदा। इस मृदा के उपचार के लिए, इस मृदा के उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं चूना पत्थर का। चूना पत्थर जो होता है उसको यहाँ पर यूज किया जाता है। और जो 7 से 8.5 तक जो मृदा का पीएच होता है, यह है लवणीय मृदा। और इस लवणीय मृदा के उपचार के लिए, इस लवणीय मृदा के उपचार के लिए यूज किया जाता है रॉक फॉस्फेट। इसके उपचार के लिए किसका यूज किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। और 8.5 से और 14 तक अगर पीएच वैल्यू है तो ये मृदा होती है क्षारीय प्रकृति की। और क्षारीय प्रकृति की, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में जो मृदा है वो क्षारीय है, क्षारीय या लवणीय है, क्षारीय लवणीय है। तो इस मृदा के उपचार के लिए कौन सा क्या यूज किया जाता है? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट जो होता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। तो ये तो मृदा के उपचार हो गए। इस तरह से अम्लीय, लवणीय और क्षारीय मृदा का उपचार किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो सामाजिक उपाय और हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कुछ जो है सोशल जो है इस मृदा की गुणवत्ता, अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक रूप से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सामाजिक रूप से हम ये कर सकते हैं
कि हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे कि मृदा का अपरदन ना हो और वहीं पर मृदा की उर्वरता बनी रहे। वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्षारोपण के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जैविक खाद हैं उनका यूज करें। जैविक खाद जैविक खाद हैं उनका यूज कर सकते हैं। और इसके साथ एक कंसेप्ट चलता है एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री और एक है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी और सस्य वानिकी। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री तो होती है फसल के साथ में हम पेड़ों को भी लगाएं। और सोशल फॉरेस्ट्री है कि सामाजिक अवेयरनेस ऐसी करें कि पेड़ पौधे लगाए जाएं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सामाजिक रूप से भी मृदा की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं। और ये ही इसमें है। और कुछ जैसे कि है कि अति चराई है, मतलब अतिचारण जो है कि हमारे जो पशु हैं वो उनसे अति चराई पर रोक हो, ये भी एक है, ये हम कर सकते हैं। तो ये है मुख्य रूप से, ये इसके तरीके हैं जिससे कि मृदा की गुणवत्ता बनी रह सकती है और हम अच्छी फसल और अच्छी पैदावार हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ निर्भय।